मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से लगभग 20 दिन पहले ही, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, उस समय ही हमने आप लोगों को यह जानकारी दे दी थी कि यूक्रेन की यात्रा पर मोदी जी जा रहे हैं और उस यात्रा में अमेरिका का दबाव काम किया या कुछ और, इस पर हमने कंप्लीट विश्लेषण आज से लगभग 20 दिन पहले 1 अगस्त के दिन ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपको शेयर कर दिया था। जानकारी निकल कर आती है कि मोदी जी यूक्रेन जा तो रहे हैं, लेकिन चूंकि यूक्रेन में डायरेक्ट लैंड नहीं कर सकते, इसलिए उसके पड़ोसी देश पहले पोलैंड में गए और वहां से ट्रेन से यूक्रेन की यात्रा पर आज पहुंचने वाले हैं। इस बीच में वो पोलैंड भी 2 दिन रुके। तो फिलहाल आज के सेशन में पोलैंड की यात्रा पर ज्यादा फोकस है। यूक्रेन तो केवल पहुंचने भर की जानकारी है कि कैसे जाएंगे। जब यूक्रेन कुछ पहुंचकर अनाउंसमेंट करेंगे तो आने वाले सेशन में हम कवर कर लेंगे। तो सुर्खी है कि प्राइम मिनिस्टर विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन, जिसमें 21 और 22 अगस्त को आप पोलैंड रहे और उसके बाद आज के दिन शाम को आप यूक्रेन के लिए रवाना होने वाले हैं वाया ट्रेन। मतलब 21 और 22, आज 22 है ना, हाँ, तो आज ये यहां पर पोलैंड है और फिर रात को निकल करके यूक्रेन की यात्रा पर निकलेंगे। ठीक है, इसलिए आप इस जानकारी को सुन रहे हैं। 23 तारीख को प्रधानमंत्री यूक्रेन रहने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम पोलैंड के साथ प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई है उसे डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि पोलैंड किस प्रकार से खास है और क्यों कहा जा रहा है कि 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पहुंचा है। तो पहले कब गए थे? आंसर है 1979 में मोरारजी देसाई यहां पर गए थे। उसके बाद कोई दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री गए हैं। तो आज के सेशन में हम जानेंगे पोलैंड क्यों खास है, पोलैंड के साथ में भारत के रिलेशंस कैसे हैं, व्यापार कैसा है, भारतीय डायस्पोरा वहां क्या कर रहा है, क्या इंडिया में भी पोलैंड का कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, या फिर हम ये समझेंगे कि पोलैंड के साथ भारत रिलेशन बढ़ा करके वेस्ट को कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या फिर किसी प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। तमाम बातें आज के सेशन में के साथ हो जाएंगी। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह यहां पर भी अपना वही स्टैंड कंफर्म कर दिए, क्लियर कर दिए, जो अक्सर वो कहते आते हैं कि इंडिया किसी भी विवाद में डायलॉग और डिप्लोमेसी को जगह देता है। आपको मालूम होगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में डे 1 से भारत का एक ही स्टैंड है और वो स्टैंड क्या है कि हम डिप्लोमेसी और डायलॉग चाहते हैं, यानी कूटनीति और बातचीत से ही चीजों का समाधान हो सकता है। यही कहते हुए प्रधानमंत्री यहां पर भी पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने स्तर पर एक तरह का इशारा दुनिया भर को दे दिया कि पुतिन को लेकर अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां आकर कोई बयान दे दूं तो ऐसा नहीं होगा, हम यहां पर हैं, लेकिन हमारा स्टैंड डे 1 से क्लियर है, डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस। ठीक है, प्रधानमंत्री को आप यहां पर उतरते हुए देख सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें उनका वेलकम और साथ ही साथ में एक मेमोरियल जहां पर आप गए और यहां पर कुछ जगह पर पहुंच करके उन्होंने अपनी तरफ से जो श्रद्धांजलि अर्पित की वो भी हम सब चर्चा में लेने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बार वर्ल्ड मैप पर पोलैंड को खोज लेते हैं। पोलैंड एक यूरोपियन देश है, यूरोपियन देश जिसकी यूक्रेन के साथ सीमा साझा होती है। तो एक बार आप इधर देखें पोलैंड और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यूक्रेन। साथियों, पोलैंड जिसकी राजधानी वारसा है, वारसा से कीव के लिए ट्रेन की यात्रा प्रधानमंत्री प्रेफर करेंगे, इसलिए आप पोलैंड गए हैं। आपको यह जानकर अच्छा लगना चाहिए कि कीव के लिए जितने भी आज तक बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष गए हैं वो वाया ट्रेन गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि कीव में नो फ्लाई जोन हो रखा है। नो फ्लाई जोन बोले तो अगर कोई भी हवाई जहाज यहां से उड़ेगा तो उसे खुद यूक्रेन की सेना मार गिराएगी। डर क्यों है? कारण यह है कि रशिया के साथ फिलहाल ये वॉर में है। ऐसे में अगर कोई रशियन फाइटर जेट अगर वहां से निकलता है तो पता नहीं चलेगा। असल में क्या है ना, कीव का और यानी रशिया और यूक्रेन का जो सिस्टम है, पहले तो ये दोनों एक ही हुआ करते थे ना, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। इनके पास भी मिग है तो इनके पास भी मिग है। ऐसे में ये पहचानना कि कौन सा किसका मिग है, ये बड़ा समस्या का विषय है। दोनों की वॉर टैक्टिक्स एक दूसरे को पता है, दोनों को डिफेंस सिस्टम एक दूसरे का पता है। यानी कि वो वाली बात हो गई ना, दोनों भाई थे कभी, आज अलग हो गए तो क्या है, दोनों भाई एक दूसरे की ताकत और कमजोरी पहचानते हैं। ऐसे में इन दोनों देशों में से इस मतलब कीव ने यानी यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया हुआ है, मेरे ऊपर से कोई नहीं उड़ेगा, उड़ेगा तो मैं मार गिराऊंगा। तो ऐसे में कोई राष्ट्राध्यक्ष भी इनके ऊपर से नहीं उड़ पाता। अब आप पूछेंगे ऐसे में तो क्या इनके फौजियों को बता नहीं सकते क्या कि भाई तुम्हारी अभी जब फलाने सिंह आ रहे हैं तो अभी विमान के साथ में वो मत गोली मत चला देना? नहीं, असल में क्या है, दोनों देशों में चूंकि वॉर हो रखा है, अब ऐसे में अगर इनके पास कोई हवाई जहाज से कोई बड़ा अधिकारी आकर पहुंचता है, बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आके पहुंचता है और उधर से मिसाइल चल जाती है, चूंकि वॉर टॉर्न कंट्री है, उसमें युद्ध चल रहे हैं और ऐसे में पता चल रहा है कि किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर बम आकर गिर गया,
तो इससे स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। यानी कि दुनिया जो अभी दो देशों में युद्ध देख रही है, अचानक ये विश्व युद्ध में बदल जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि फलाने देश के उसको मार दिया तो दूसरा देश भी युद्ध में तुरंत कूद पड़ा। ऐसे में अक्सर जिनके यहां युद्ध चलते हैं वो अपने ऊपर फ्लाइट्स का चलना बंद कर देते हैं। इसका मतलब आज यदि यूक्रेन कोई पहुंचता है तो उसके लिए जो तरीके हैं वो पड़ोसी देश ही हैं जिनसे लोग यूक्रेन तक पहुंच पाते हैं। सामान्यतया अभी जितने भी जगह पर आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जाते हुए दिखे हैं वो ट्रेन से ही यहां तक पहुंचे हैं, पोलैंड आते हैं। पोलैंड एक तरह का उनका पड़ोसी वो राष्ट्र बन चुका है, चाहे राष्ट्रपति बाइडेन गए हों, चाहे ऋषि सुनक गए हों, चाहे कोई भी गया हो, अगर कोई यूक्रेन गया है तो पहले पोलैंड पहुंचते हैं, यहां से ट्रेन से होकर यहां पहुंचते हैं। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, सर एक बात बताइए, फ्लाइट को तो चलो मार गिराया, भाई फ्लाइट का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मूवमेंट्स है, सेकंड्स में उड़ती हैं, मिनटों में उड़कर निकलती हैं। ऐसे में पता चल रहा है कि गोला गिरा के चली गई। क्या ट्रेन के साथ ऐसा नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ट्रेन जो है ना वो यहां तक पहुंचने में पूरे 10 घंटे लेती है, आराम से चलते हुए, जिसको प्रॉपर तरीके से सिक्योर किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। पता चल जाएगा कि ऊपर से ही आकर गिरा है, हमने नहीं मारा है, इसलिए ट्रेन से यहां यात्राएं की जाती है। तो ये बेसिक जानकारी है। अब आते हैं हम पोलैंड के ऊपर। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचते हैं, उस पर अपनी बातें पहले से कह के जाते हैं कि हम 70 साल हमारे डिप्लोमेटिक टाइज के पूरे हो गए हैं, उसके चलते हम यहां पर जा रहे हैं और यहां के बाद में हम यूक्रेन जाएंगे क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बुलावा भेजा है, इसलिए इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए हम यहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से प्रॉपर जानकारी देते हुए कहा कि मैं पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर हूं। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने से पूर्व अपने यहां पर जाने के रास्ते को और यहां पर जो इनके साथ ट्रीटमेंट हुआ वो सारी जानकारी रणधीर जायसवाल जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिए कि प्रधानमंत्री यहां क्या करेंगे, इनके साथ क्या बातचीत होंगी, तमाम बातें होंगी। ठीक है, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ तस्वीरें आई और तस्वीरों के अंदर यह बताया गया कि प्रधानमंत्री 45 साल बाद पहली बार यहां पर जा रहे हैं। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री पहली बार 45 साल बाद जा रहे हैं। ठीक है साहब, यहां पर ये सारी खबरें, सारी फोटोज, इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ मेजर ग्लिम्स भी निकल कर आए जिसमें प्रधानमंत्री का किस तरह से यहां पर वेलकम हुआ, यहां पर इंडियन डायस्पोरा ने कैसे उनका स्वागत सम्मान किया, ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आई। दिखाया गया कि प्रधानमंत्री को किस तरह से ले जाया गया, भारतीय डायस्पोरा ने उनका बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया, उनके सम्मान में नारे भी लगते हुए लोग दिखाई दिए, उनके सम्मान में लोग गीत गाते हुए भी दिखाई दिए। यानी जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनके द्वारा यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो तैयारियां की गई थी वो यहां पर दिखाई भी दी। ठीक है साहब, तो ये प्रधानमंत्री का वार्म वेलकम रहा पोलैंड के अंदर। यानी इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लोग पोलैंड में भी रह रहे हैं, भारतीय मूल के लोग पोलैंड में भी रहते हैं। इसका मतलब भारत और पोलैंड का कुछ तो चल रहा है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी क्यूरियोसिटी को बहुत ज्यादा होल्ड ना करते हुए, भारत और पोलैंड के बीच लगभग $5 बिलियन का व्यापार होता है और भारत पोलैंड को सामान बेचकर पैसे कमाता है। यानी दुनिया का यूरोप का 5वां बड़ा देश है पोलैंड और आने वाले समय पर यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता करने वाला है पोलैंड। ऐसे में भारत और पोलैंड के बीच में बढ़ रहे ये व्यापारिक रिश्ते और साथ ही साथ राजनयिक रिश्ते आने वाले समय में यूरोप के साथ भारत की और नजदीकी को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ तस्वीरें साझा की गई। शुरुआत होती है भारत के और पोलैंड के रिश्तों की वर्ष 1954 में, जब दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। राजनयिक संबंध का मतलब होता है कि दोनों ने कहा कि हां भाई हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने डिप्लोमेट्स एक्सचेंज करेंगे। 1957 में पोलैंड की राजधानी वारसा में भारत के द्वारा अपना दूतावास खोल दिया गया। 1979 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री देसाई साहब यहां पर पहुंचे थे। उसके बाद अब जाकर भारतीय प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। पोलैंड यूरोपियन यूनियन संघ में शामिल हुआ, भारत का अहम आर्थिक भागीदार 2004 के अंदर बनकर आया। चूंकि 1954 में दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे, तो अब इस चीज को 70 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री की यहां यात्रा मायने रखती है। जब यात्रा हुई तो कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई जो ये दिखाती हैं कि भारत और पोलैंड एक दूसरे के कितने नजदीक हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री एक जगह पर गए और वो जगह थी जाम साहिब ऑफ नावानगर मेमोरियल, जो कि वारसा के अंदर स्थित है, जिसे पोलैंड के लोग बड़े ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, एक तस्वीर आप देखें और उस तस्वीर में आप यहां पर लिखा देखें, दयावान महाराजा, यानी कि गुडनेस ऑफ महाराजा ट्रीट करके एक इस तरह से एक यहां पर पत्थर लगा हुआ है जहां प्रधानमंत्री ने जाकर अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथियों, यहां पर पोलैंड के अंदर
श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है उनके प्रति जो नवानगर के महाराजा थे। उनका नाम क्या था? जाम साहिब श्री दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा, बड़ा नाम। कौन सी जगह है नवानगर? आज का जो जामनगर है वो पहले नवानगर के नाम से जाना जाता था। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है पोलैंड में। पोलैंड वाले लोग उन्हें इतना क्यों मानते हैं? इसके पीछे की कहानी यह है कि भारत में सोवियत संघ से निष्कासित लगभग 1000 पोलिश बच्चों की इन्होंने जीवन रक्षा की थी। अब यह क्या कहानी है? असल में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो वर्ल्ड वॉर 2 में भारत ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध कर रहा था, यानी ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा था जो कि जर्मनी के साथ थे। एक तरह से भारत, यूएसएसआर, यूके सब एक साथ थे। पोलैंड के साथ हुए युद्ध में कुछ लगभग 1000 बच्चे और महिलाएं ऐसी थी जिनकी सुरक्षा महाराजा ने की थी। कैसे की थी? उन्हें इंडिया लाकर की थी। जुलाई 1942 से लेकर नवंबर 1946 तक उन्होंने वलाइडी में अपने ग्रीष्मकालीन निवास के पास निर्मित पोलिश शिविर में उन लोगों के लिए शरण, आहार और चिकित्सा सेवा का प्रबंध किया था। यानी कि कुछ युद्ध में पीड़ित लोगों को, लगभग 1000 लोगों को लेकर महाराजा इंडिया आए और इंडिया में जो उनका ग्रीष्मकालीन शिविर था जो कि महाराष्ट्र में था, वहां ले जाकर उन्होंने उन बच्चों को रखा, उनके लिए पढ़ने की जगह व्यवस्थित करी, खाने पीने का काम दिया, खाने पीने की व्यवस्थाएं करी। उनको ये आज भी याद रखते हैं और कहते हैं कि लगभग 5000 लोगों को इस तरह से सहायता महाराजा के द्वारा दी गई थी। इसी के चलते इन महाराजा को वहां पर एक गुड महाराजा के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक तरह से ट्रीट किया जाता है कि ये बहुत अच्छे महाराजा थे। इन्हीं की रिमेम्बरेंस में वहां पर आज भी लोग इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच करके इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। उम्मीद है कि अब आप इनका इतिहास और जानकारी जान गए होंगे। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचकर क्या कुछ किए वो मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछ रहे हैं महाराजा वहां क्या कर रहे थे? असल में महाराजा ने जो है ना वो पढ़ाई की थी लंदन से, और जब इन्होंने यूके से पढ़ाई की थी उसके बाद ये सेना में शामिल हुए थे, तो ये सेना की हिस्सा होकर के ही वहां पर थे और ऐसे में इन्होंने वहां के लोगों की मदद करने के लिए अपने यहां पर उन्हें स्थान दिया था। जो पोलैंड के बच्चे थे उन्हें जामनगर से बलचाड़ी लेते हुए 1945 के अंदर कोल्हापुर के वालीवाद नामक स्थान पर लाया गया था, जहां पर आज एक सैनिक स्कूल बना दी गई है। बलचाड़ी करके ये जो जगह है, इस जगह पर पोलैंड के एम्बेसडर भी कुछ दिनों पहले जाकर आए थे तो उन्होंने तस्वीर डाली थी। ये वो जगह है जहां पर पोलैंड के बच्चों को रखा गया था और जो लोग यहां पहुंचकर एक्सपायर कर गए उनकी ग्रेवयार्ड बनाई गई, कब्रिस्तान बनाए गए, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि पोलैंड में अर्पित की जाती है कि इतने लोगों को भारत में रखा गया, भारत ने सहिष्णुता का भाव दिखाया, भारतीय लोगों ने उन्हें इतने सम्मान के साथ रखा और रखने के साथ साथ जो लोग मर गए उन्हें दफन किया और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन की यात्रा दी। इसे आज भी वहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है और इस रिकॉग्निशन को भारत वहां जाकर विश्व बंधु के रूप में बोलता है। तो भारत के प्रधानमंत्री के सामने ये सारी बातें वहां पर दोहराई गई कि भारत को हम लोग कैसे मानते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर जो होमेज अर्पित की गई वो बताई गई और प्रधानमंत्री ने यहां पर साफ कहा कि हम दुनिया के लिए विश्व बंधु के समान हैं, यानी कि हम लोगों के भाई के समान हैं। लोग हमें दुनिया में सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी जो जियोपॉलिटिक्स है वो संस्कारों से चलती है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे संस्कार हैं कि किसी भी पीड़ित की सहायता की जाए, कोई भी वंचित है उसको लाभ दिया जाए। इसी के चलते दुनिया भर में भारतीय लोगों को जगह मिलती है और पोलैंड इस भाव का साक्षी है, सनातन भाव का साक्षी है। हम वसुधैव कुटुंबकम लेकर चलते हैं, इसी चीज को दुनिया मानती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। भारत का आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है, आज का भारत सबके विकास की बात करता है, सबके साथ सबके हित की सोचता है, इसलिए भारत को दुनिया पसंद करती है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है, इसलिए भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है कि यह युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही अपना एक स्टैंड क्लियर कर दिया था, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। यह प्रधानमंत्री ने जब यह रशिया यूक्रेन शुरू हुआ था उसी समय बड़े स्पष्ट और बोल्ड तरीके से इस बात को कह दिया था और भारत हमेशा से अपना स्पष्ट रुख रखा है कि यह समय है डिप्लोमेसी,
डायलॉग का और पीस का, शांति का समय है और भारत इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने की पैरोकारी करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस जानकारी से समझ गए होंगे कि भारत और पोलैंड के बीच में क्या रिश्ते हैं। इसके साथ साथ पोलैंड के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आपके यहां पर 30 मिलियन हाउस होल्ड हैं, परिवार हैं, 3 करोड़ परिवार हैं। हमने पिछले 10 साल के दशक में 3 पोलैंड बसा दिए हैं। इसका मतलब यह था कि आप तो कहते हो कि हमारे यहां पर 30 मिलियन हाउस होल्ड हैं, हमने 10 साल के अंदर 3 पोलैंड बसा दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में जो भारत सरकार के द्वारा घर निर्माण करवाए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा जो सहायता दी गई हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा जो सहायताएं दी गई हैं, उनमें 3 पोलैंड जितने घर यानी कि लगभग 10 करोड़ से ऊपर आवास बनाए गए हैं। संभवतया ये जानकारी आप दे रहे थे। साथ में इन्होंने कहा कि हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में किस लेवल पर हैं। इससे सोचिए कि यूरोपियन यूनियन की जो कुल आबादी है ना, उससे ज्यादा भारत सरकार 5 लाख रुपए से ज्यादा रुपए का इंश्योरेंस देती है। यानी यूरोप की आबादी मिला दो, इससे ज्यादा तो हम लोग अपने देश में लोगों को 5 लाख रुपए से ज्यादा का इंश्योरेंस देकर चलते हैं। पिछले 10 सालों में भारत के अंदर ब्रॉडबैंड यूजर्स की जो संख्या है वो यूरोप की आबादी से ज्यादा हो गई है। पिछले 10 सालों के अंदर 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बोले तो जिसके थ्रू आप ब्रॉडबैंड यूज करते हैं। यह हमारी धरती के चारों ओर 70 बार चक्कर लगाने जितना ऑप्टिकल फाइबर केबल इंडिया में बिछाया गया है। भारत ने 2 साल के भीतर हर जिले के अंदर ब्रॉडबैंड पहुंचाया है। हम मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। अर्थात भारत ना केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन अपितु गरीबी उन्मूलन और साथ ही साथ भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी के भी द्वार खोल रहा है। भारत की तरफ से यहां पर यह बयान दिया गया। साथ में बताया कि जब कोविड का समय था तो दुनिया के 150 देशों को दवा भेजने का काम भारत ने किया था, क्योंकि हमारा मंत्र था ह्यूमैनिटी फर्स्ट, अर्थात हम लोग मानवता को प्राथमिकता देने वाले लोग हैं। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, भारत का एक ही मंत्र है, मानवता को पहले, क्योंकि हम लोग बुद्ध की विरासत वाली धरती हैं। जब बुद्ध की बात आती है तो युद्ध नहीं, शांति में विश्वास होता है और हम इस क्षेत्र में शांति के बड़े पैरोकार हैं। हम चाहते हैं कि युद्ध को खत्म किया जाए। साथ में इन्होंने यह कहा कि युद्ध के समय यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए थे, हमने उनकी मदद की, जिसे दुनिया ने देखा। पोलैंड सरकार ने भी भारतीय स्टूडेंट्स के लिए वीजा जैसे नियमों को हटा दिया था, क्योंकि युद्ध के समय भारतीय छात्रों को निकालने के लिए जो रूट अपनाया गया था वो वाया पोलैंड ही था। इस बारे में भी इन्होंने बात की। इसके बारे में रणधीर जी ने अपनी तरफ से सारी बातें ब्रीफ करी और यह समझाया कि भारत अब आगे चल के क्या करने वाला है। जानकारी में निकल कर आया कि भारत पोलैंड के साथ अब एक सैन्य अताशे नियुक्त करेगा, यानी राजदूत के साथ एक सैन्य कमांडर लेवल का व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, जो सेना का एक्सपर्ट होगा, दूतावास से जुड़कर रहेगा, जो कि भारत और पोलैंड के बीच में भविष्य की रक्षा सहयोग के बढ़ावे के लिए काम करेगा। भारत और पोलैंड के बीच में रिश्तों की क्या गहराई है, इसको मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। 1954 में हम लोगों के बीच में पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इसके बाद मुद्रा व्यापार की व्यवस्था अपनाई गई। दोनों ने अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ोतरी के लिए काम किए। विशेष रूप से 2004 में पोलैंड जब यूरोपियन संघ में शामिल हुआ तो मध्य यूरोप में भारत का एक प्रमुख भागीदार बनकर निकला। आज भारत और पोलैंड के बीच में लगभग $5 बिलियन का और भी $6 बिलियन का व्यापार होता है, जिसमें दोनों देशों के बीच का व्यापार पिछले 10 सालों में 192% बढ़ा है। पोलैंड के साथ हम लोग $3.95 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं और यहां से 1.76 बिलियन का, यानी कि हम यहां से व्यापार करके लाभ कमाते हैं। इतना ही नहीं, भारत की जो बढ़िया आईटी कंपनीज हैं वो पोलैंड में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देती हैं और पोलैंड का भारत में $685 मिलियन का निवेश है। भारत पोलैंड से रक्षा व्यापार भी करता है। हेलीकॉप्टर और विमान के पार्ट्स और आर्मी हेडक्वार्टर के लिए हम कुछ समझौते यहां पर सामान मंगाते हैं। भारत के T-72 टैंकों के अपग्रेडेशन में पोलैंड की कंपनी बूमर लाबेडी का प्रमुख योगदान रहा है। यह जानकारी भी यहां से निकलकर आई। साथ ही साथ यह भी पता चला कि हाल ही में जो हिमाचल का फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड है, उसने ऑप्टिकल फाइबर प्लांट के लिए 144 करोड़ का
निवेश पोलैंड से प्राप्त किया है, जिसकी घोषणा की गई थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पोलैंड में भारत की तरफ से कंपनियां काम कर रही हैं, भारत के अंदर भी पोलैंड की तरफ से निवेश प्राप्त होता है, भारत और पोलैंड के बीच में लगभग $6 बिलियन का व्यापार हो रहा है। यह अपने आप में भविष्य के लिए व्यापारिक भागीदारी को भी बढ़ाएगा। ठीक है, यह थी पोलैंड की कंप्लीट यात्रा। उसके बाद बात होती है यूक्रेन की यात्रा की। प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे और इसके लिए वो 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करेंगे, यानी कि पोलैंड की राजधानी वार्सा से यूक्रेन की राजधानी कीव तक वो ट्रेन से यात्रा करेंगे और इसके लिए यूक्रेन की तरफ से प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया है। यूक्रेन 1991 में एक अलग देश बना, जिसके बाद पहली बार किसी भारत के प्रधानमंत्री की यहां यात्रा हो रही है। आपको याद हो कि पिछले ही समय प्रधानमंत्री जुलाई में रूस की यात्रा पर गए थे, उसके बाद अब यह यूक्रेन की उनकी यात्रा होने वाली है। आप जिस ट्रेन से सफर करने वाले हैं, यह ट्रेन वार्सा से चलकर कीव तक पहुंचती है और इस कीव तक पहुंचने वाली ट्रेन में दुनिया के बहुत बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने इस युद्ध के काल में यात्रा की है। प्रधानमंत्री लगभग 20 घंटे इसमें यात्रा करेंगे, पहले वार्सा से कीव और फिर वापस कीव से वार्सा पहुंचेंगे और 7 घंटे की ही मुलाकात इनके साथ यहां पर होगी। इससे पहले भी यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन इस ट्रिप में कीव तक इस ट्रेन के माध्यम से पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जितनी भी बार कहीं यात्रा करने जाते हैं, वो इसी ट्रेन से यात्रा करते हैं। इस ट्रेन का नाम है ट्रेन फोर्स 1, जिसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। विशेषताओं में कहा जाता है कि यह ट्रेन कई तरीके से सुविधाओं से सज्ज है। इसमें आज के समय पर तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनसे निपटने का तैयारी है, यानी इसके अंदर वो सारी सुविधाएं लगाई गई हैं ट्रेन फोर्स 1 में, जो कि एक राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा के समय आवश्यक हो, जैसे कि एमिनिटीज के साथ साथ एक लॉन्ग टेबल क्रूशियल मीटिंग कभी भी बुलाकर राउंड टेबल मीटिंग की जा सके, सॉरी, वॉल माउंटेड टीवी, साथ ही साथ सोने की सारी व्यवस्थाएं और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का भी खासा ख्याल यहां पर रखा जाता है। इसी के साथ साथ यहां पर कम्युनिकेशन के सारे संसाधन उपस्थित हैं। ट्रेन फोर्स 1 पूरी तरह से इक्विप्ड है सर्विलांस सिस्टम के साथ ही साथ इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क और डेडिकेटेड टीम है जो इसके अंदर सिक्योरिटी पर्सनल्स की चलती है, जो रेगुलर कांस्टेंट मॉनिटरिंग करती चलती है कि बाहर क्या चल रहा है, उस पर यह ध्यान रखती है। हालांकि इस ट्रेन को सबसे पहले बनाया गया था यूक्रेन के अंदर क्रीमिया तक की यात्रा के लिए, लेकिन जब क्रीमिया पर रशिया का कब्जा हुआ उसके बाद से इस ट्रेन का जो उपयोग है वो फिर इस तरह की गतिविधियों के अंदर किया जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की यह यात्रा पहली बार होने वाली है, यानी कि कोई पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे होंगे, क्योंकि यूक्रेन खुद ही 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद बना है। और जब आप यहां जा रहे हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर के समय आपका यहां जाना इन्हें एक पीसफुल समाधान के लिए प्रेरित कर सकता है। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे इससे जुड़े हुए मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल रशिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी ये जानना जरूर होगा। रशिया की तरफ से आरटी न्यूज का कहना है कि भारत जो है वो बैलेंस करने के लिए यहां जा रहा है। देखना होगा कि भारत यहां जाकर क्या मैसेज देता है। जैसी भी जानकारी होगी हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो, साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, यदि आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहां पर हमारे रिकॉर्डेड बैच ना केवल जीए फाउंडेशन के अपितु आरएएस के भी फाउंडेशन के रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी के साथ ही साथ हमारी वेबसाइट भी आप रेगुलर विजिट करें, क्योंकि ये सारा कंटेंट हम आपको वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराते हैं। ना केवल कंटेंट बल्कि टेस्ट सीरीज भी बहुत ही नॉमिनल कीमतों पर आप लोगों के लिए वहां पर उपलब्ध हैं, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप उन्हें भी एक बार जरूर चेक करें। बाकी हमारे कोर्स को अगर हैंड रिटन रूप से अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो आरएएस का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मटेरियल और हमारे जीए फाउंडेशन के नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो जरूर